नेक्स्ट जो अपने पास है, हम अपने लेक्चर को कैलोरीमेट्री को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है वेरिएशन ऑफ लेटेंट हीट विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी हम देखेंगे कि जो लेटेंट हीट है वो लेटेंट हीट टेम्परेचर और प्रेशर पर किस तरीके से डिपेंड करती है, या फिर उसका जो कर्व होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो कैसा होता है। तो अगर हम बात करें लेटेंट हीट की, तो हम कर्व बनाते हैं। इस तरीके से ये कर्व बनता है। इधर हम ले लेते हैं प्रेशर और इधर अपने पास होता है टेम्परेचर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ये वाली लाइन है आपके पास, ये वाली लाइन जो है उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। लेकिन उससे पहले हम डिनोट कर लेते हैं कि यहाँ पर 3 एरिया है टोटल। तो ये वाला जो एरिया है वो सॉलिड को शो कर रहा है, ये वाला एरिया जो है वो लिक्विड को शो कर रहा है, और ये वाला जो एरिया है वो गैस को ये वाला जो एरिया है वो गैस को शो कर रहा है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को मैं बोल सकता हूँ सब्लिमेशन लाइन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोल सकते हैं फ्यूजन। फ्यूजन कब होता है? जब सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है? लिक्विड के अंदर। यहाँ पर वेपराइजेशन के अंदर एक पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। ये वाली जो लाइन है अपने पास, ये वाली लाइन होती है वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन की लाइन होती है, यानी लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तब। अब ये जो प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है, ये प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व जो है वो कोई ऐसे सब्सटेंस के लिए है जो सब्सटेंस मेल्टिंग पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो हमने पी टी के अंदर कर्व बनाया है, ये है फॉर ए सब्सटेंस which contracts on melting। अगर जैसे एग्जांपल लें तो वाटर जो है उसके लिए ये कर्व परफेक्ट बैठता है। अगर हम कोई ऐसा कर्व लें, ऐसा सब्सटेंस लें फॉर ए सब्सटेंस which expands on melting, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेल्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लें तो मेल्ट होने वाली चीज़ है आपके पास वैक्स। जब वैक्स के लिए हम ऐसा ही कर्व बनाएं पी एंड टी के बीच में, तो वो जो पी एंड टी के बीच में कर्व बनता है वो काफ़ी हद तक इसके सिमिलर ही होता है। केवल डिफरेंस जो है वो इस कर्व की शेप पर पड़ता है।
वो कर्व बन जाता है आपके पास इस तरीके से। यहाँ पर तो फ्यूजन वाली लाइन इधर है और यहाँ पर फ्यूजन वाली लाइन है इधर है। वही पॉइंट आपके पास, इसके अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। ये वाली जो लाइन है वो है आपके पास वेपराइजेशन की। ये वाली जो लाइनिंग है आपके पास वो है फ्यूजन की। ये आपके पास वेपराइजेशन की। ये पॉइंट वही ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर किसी भी सब्सटेंस की तीनों जो कंडीशन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं, वो पॉइंट बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। ये सब्लिमेशन की लाइन आ गई। ये हिस्सा सॉलिड, ये के लिक्विड और ये वाला गैस का। या फिर हम अगर बात करें वाटर की तो सॉलिड, लिक्विड और वेपर बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो वेरिएशन है लेटेंट हीट का टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ, वो इस तरीके से होता है। सब्लिमेशन के अंदर कर्व अलग टाइप से होता है। इसके अंदर फ्यूजन के अंदर कर्व लेटेंट हीट का प्रेशर और टेम्परेचर वेरी इफेक्ट अलग तरीके से होता है और वेपराइजेशन में अलग तरीके से। जबकि वैक्स की हम बात करें या ऐसे सब्सटेंस जो मेल्टिंग से एक्सपेंड होते हैं, तो उनके लिए सब्लिमेशन और जो फ्यूजन है, दोनों के अंदर ही सेम तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो सब्लिमेशन कर्व जो है, सब्लिमेशन कर्व जो है ये रहा आपके पास इन दोनों के लिए। सब्लिमेशन कर्व वो होता है जो गैस और सॉलिड के इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो करता है। यानी ये जो सब्लिमेशन कर्व है यहाँ पर, सब्लिमेशन कर्व जो है, वो सब्लिमेशन कर्व जो है वो शो करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस, या फिर मैं बोल सकता हूँ आइस एंड वेपर। ठीक है, सॉलिड की जगह मैं क्या का वर्ड काम में ले सकता हूँ, आइस एंड वेपर, आइस एंड वेपर। नेक्स्ट जो अपने पास कर्व है यहाँ पर, अगर हम बात करें वेपराइजेशन कर्व की, वेपराइजेशन कर्व जो है ये क्या डिनोट करता है या किसको शो करता है, तो ये वेपराइजेशन कर्व है वो शो करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपराइजेशन कर्व है लिक्विड एंड गैस, बिटवीन लिक्विड, लिक्विड का मीनिंग हो गया वाटर, एंड गैस, गैस का मीनिंग हो गया वाटर के लिए वेपर। जो थर्ड अपने पास है फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम शो करता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन, इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड मीन्स आइस एंड लिक्विड मीन्स वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राफ को देखकर हम पता कर सकते हैं। अब एक जो नेक्स्ट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो आपके ध्यान में रखनी है ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट जो है सब्लिमेशन कर्व के अंदर, वो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होगा कि ये तीनों कर्व जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस सिंगल पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि ये है यूनिक टेम्परेचर प्रेशर का एक ऐसा पॉइंट होता है किसी सब्सटेंस के लिए जिस पर ये तीनों फेज जो हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं। तो ट्रिपल पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ कि इट इज द यूनिक टेम्परेचर प्रेशर पॉइंट for a substance
at which all the three phase exist in इक्विलिब्रियम। इसके अलावा और कुछ वेरिएशन में नहीं होता। आपको कर्व ध्यान में रखने हैं। नॉर्मल सब्सटेंस जो मेल्टिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक ऐसा सब्सटेंस जो मेल्टिंग के बाद में एक्सपेंड होता है। तो मेल्टिंग के बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कर्व बनता है लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का, और जो प्रेशर और टेम्परेचर का एक ऐसे सब्सटेंस के लिए जो एक्सपेंड होता है मेल्टिंग पर, उसके लिए इस तरीके का बनता है। सब्लिमेशन कर्व जो है वो लाइन शो करता है जो कि इक्विलिब्रियम को शो करेगी, किसमें, सॉलिड एंड गैस के अंदर। ऐसे ही वेपराइजेशन का मीनिंग हो गया लिक्विड एंड गैस में इक्विलिब्रियम वाली लाइन। फ्यूजन का मीनिंग हो गया सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम वाली लाइन। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि ये एक ऐसा यूनिक टेम्परेचर प्रेशर का पॉइंट होता है किसी सब्सटेंस के लिए जिस पर तीनों फेज जो हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अपने पास जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल के रिलेटिव में बहुत अच्छा टॉपिक है। उससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कैलोरीमेट्री के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या होता है ये, कि जब भी कोई हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है, तो जूल ने ये बताया था कि उन दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और वो जो कांस्टेंट है वो एक्चुअल के अंदर एक कांस्टेंट ना होकर वो एक फैक्टर होता है जो हम प्रीवियसली यूज करते हैं जूल टू कैलोरी कन्वर्ट करने के अंदर। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जूल ने जो है वो क्या बताया था कि when heat is converted into mechanical work then ratio of work done to heat is always constant। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी मैं लिखूंगा कि W जो है और Q जो है, वर्क डन, मैकेनिकल वर्क, और जो हीट है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट जो है वो हम J को बोलते हैं। इसे बोल सकते हैं जूल्स कांस्टेंट या मैकेनिकल कांस्टेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल कांस्टेंट ऑफ हीट। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि W जो है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो G है यहाँ पर, J जो है, सॉरी, J की वैल्यू जो है वो होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। और ये एक्चुअल के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं है, ना ही कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक फैक्टर है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें जूल से कैलोरी बनाना होता है या कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना होता है। अब अगर इसकी वैल्यू मैं अर्ग की टर्म में भी लिखूं तो जूल जो है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग अपॉन में कैलोरी। तो ये जो जे है इसको बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं। सिंपल कैसे, कि जो एग्जांपल होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट आपको पता होता है कि
आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये जे, कि हम वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। लेकिन यहाँ पर W अपॉन में Q इज इक्वल टू जे, जे एक्स्ट्रा टर्म आती है, तो न्यूमेरिकल के अंदर जो सिली मिस्टेक है वो ज़्यादा होती है इस जे की वजह से, क्योंकि हम सीधा W इज इक्वल टू Q कर देते हैं। तो क्वेश्चन का जो टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि वाटरफॉल है, और वाटरफॉल जो है उससे वाटर जो है h हाइट से गिर रहा है, तो जब वो वाटर सरफेस पर आएगा तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले आता है। कि क्वेश्चन की मैं अगर लैंग्वेज लिखूं तो मैं लिख देता हूं, व्हेन वाटर इन ए स्ट्रीम फॉल्स फ्रॉम हाइट h, फॉल्स फ्रॉम हाइट h। तो क्या होगा, जैसे h हाइट के ऊपर, h हाइट का कोई वाटरफॉल है, और उस वाटरफॉल से वाटर जो है वो नीचे गिर रहा है, तो जब ये नीचे गिरता है तो इसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा वो आपको पूछता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि अज्यूम करो कि यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है या मास जो है वो स्मॉल m है। तो जब वाटर यहाँ पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, h हाइट पर कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है वाटर के पास, वो मैं लिख सकता हूँ mgh। अब जैसे ही ये वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये सरफेस पर आएगा वाटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है सरफेस पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि सरफेस पर आ गया ये। तो ये जो एनर्जी है वो गई कहाँ, तो ये जो एनर्जी है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च हो जाएगी। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा है, ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में एनर्जी के टर्म में या हीट के टर्म में खर्च हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर W की वर्क डन की वैल्यू देखूँ तो W की जो वैल्यू मेरे को मिलेगी वो W की वैल्यू मिलेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल। अब अपने अकॉर्डिंग, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो W अपॉन क्यू इज इक्वल टू होता है J के। W की वैल्यू आपके पास है mgh अपॉन में Q, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं mc डेल T इज इक्वल टू J। तो mgh इज इक्वल टू mcj डेल T, m से m कैंसिल आउट हो गया। अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीमेंट चाहिए तो डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा जी एच अपॉन में सी जे। ये आपके पास टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको पूछता है कि टेम्परेचर के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि सेकेंड इस पर किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, तो सेकेंड आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, द काइनेटिक एनर्जी of a bullet fired from a gun gets converted into heat on striking at टारगेट। अब देखो क्या हो गया कि जब बुलेट से किसी गन से जब बुलेट को फायर किया जाता है तो क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि क्या वो बुलेट जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी या पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको वो
पूछता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब वो टारगेट के साथ स्ट्राइक करता है तो ये ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, और यही हीट उस बुलेट का टेम्परेचर इंक्रीज करती है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ अगर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो जो बुलेट है वो मेल्ट हो जाएगी, और अगर मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है तो वो बुलेट जो है वो मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको ये पूछता है कि क्या वो बुलेट मेल्ट होगी या फिर वो बुलेट मेल्ट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट, तो जब बुलेट को फायर की जाती है, जब बुलेट को फायर कर रहे हैं तो बुलेट का कुछ मास है, कुछ उसकी वेलोसिटी है, और जब वो किसी भी टारगेट के साथ स्ट्राइक करती है, मान लो यहाँ पर कोई टारगेट है और यहाँ पर वो स्ट्राइक कर रही है, तो इसी बुलेट की वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें इस बुलेट की, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², और जब यहाँ पर आएगा वो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। अब ये काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के अंदर खर्च हो गई, और कौन सा वर्क, जो वह वर्क जो इस बुलेट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यानी वो जो वर्क है वो हीट के अंदर चेंज हो गया। तो अगर मुझे यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू चाहिए तो वर्क डन मैं बोलूँगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/2 mv²। अब यहाँ से हम देखेंगे जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि W/Q इज इक्वल टू होता है J के, W की वैल्यू आपके पास है 1/2 mv² अपॉन में Q की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए होती है mc∆T इज इक्वल टू J के। m से m अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ तो 1/2 v² इज इक्वल टू Jc∆T। मुझे टेम्परेचर इंक्रीमेंट का पता करना है तो ∆T इज इक्वल टू आ जाएगा v² अपॉन में 2Jc के इक्वल। अब अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो मेल्ट हो जाएगी, और अगर वो नहीं पहुंच पाता है मेल्टिंग पॉइंट तक तो ये बुलेट जो है वो मेल्ट नहीं होंगे। अब इसके बेस इसको भी क्वेश्चन को भी हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि अगर वो मेल्ट हो जाती है तो क्या होगा, और अगर वो मेल्ट नहीं होती है तो क्या होगा। तो मेल्ट नहीं होती है तो हमने ये देख लिया कि हाँ भाई अगर मेल्ट नहीं हो रही तो 1/2 mv² अपॉन mc∆T इज इक्वल टू जूल्स कॉन्स्टेंट के इक्वल। अब अगर वो मेल्ट हो जाती है तो मेल्ट हो जाएगी तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। तो अगर बुलेट जो है वो मेल्ट हो रही है तो मैं लिखता हूँ, जब बुलेट मेल्ट हो रही है तो कैसे मेल्ट होगी, इफ द टेम्परेचर ऑफ बुलेट राइज अप टू द मेल्टिंग पॉइंट, up to the melting point of bullet, then bullet melt। और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ पर अपने सोचने वाली बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद में वो मेल्ट हो गई, तो जैसे ही वो मेल्ट होगी तो बुलेट पहले सॉलिड कंडीशन के अंदर थी, उसके बाद में मेल्ट हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर फेज चेंज और हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो उसके पास वर्क डन है 1/2 mv², वो 1/2 mv² जो है वो पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद में उसे मेल्ट कर रहा है। तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करें तो मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू होती है mc∆T, और जब वो मेल्ट हो जाती है तो मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू ml, क्योंकि उसकी फेज चेंज हो गई। तो ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है, वो टोटल इतनी हीट जो है वो जनरेट कर रहा है। तो मैं यहाँ से जूल्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई करता हूँ कि W/Q इज इक्वल टू J। W की वैल्यू मेरे पास है 1/2 mv²,
इज इक्वल टू जे, और Q की वैल्यू टोटल कितनी कि पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फिर वो मेल्ट हो रही है, तो Q1 प्लस Q2 यानी एम सी डेल टी प्लस में एम एल। एम को बनाकर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर एम को बनाकर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है तो अपने पास क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जे सी डेल टी प्लस में एल। मुझे तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट पता करना है कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वैल्यू मैं निकालूँ तो डेल टी इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जे माइनस एल अपॉन सी, वी स्क्वायर अपॉन टू जे माइनस एल अपॉन सी। ये अपने पास टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन बनता है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि थर्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपको बोल रहा है कि कोई m किलोग्राम का आइस ब्लॉक है, वो किसी h हाइट से गिर रहा है और उसका कुछ पार्शियली, पूरा का पूरा वो मेल्ट नहीं हो रहा, उसका कुछ पार्ट है जो मेल्ट हो गया, उसका जो कुछ पार्ट है वो मेल्ट हो गया। तो कितना पार्ट मेल्ट हो जाएगा उसकी वैल्यू अगर आपको पता करनी हो तो कैसे पता करें। मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज कि इफ एम के जी, एम किलोग्राम आइस ब्लॉक falls down through some height and melts partially, हम पार्शियली कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया एम डेस। देन तो अगर पार्शियली वो मेल्ट हो रहा है तो मैं क्या लिखूँ, क्या कहूँगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो वही W अपॉन में Q इज इक्वल टू जे के इक्वल हो जाएगा अपने पास, और W अपॉन में Q जो है वो जे के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ से कि वर्क डन हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिखूँगा mgh अपॉन में हीट जो है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी कि उसका कुछ पार्शियल पार्ट जो है वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट हो रहा है यानी स्टेट चेंज हो रही है, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ml, कितना पार्ट मेल्ट हो रहा है वो यहाँ पर उसका मास आ जाएगा m डे से l इज इक्वल टू जे के। तो यहाँ से अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी हो या m डेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों में से मैं कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अगर साथ ही आपको ये बोल दे कि पूरा का पूरा जो आइस ब्लॉक है, पूरा का पूरा जो आइस ब्लॉक है, वो आइस ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो रहा है, कंप्लीट आइस ब्लॉक मेल्ट्स, पूरा का पूरा जो आइस ब्लॉक है वो मेल्ट हो रहा है, तो क्या होगा, मैं लिखूंगा कि W अपॉन क्यू इज इक्वल टू जे। W की वैल्यू आपके पास है ही mgh। अब जो Q की वैल्यू हम लिखेंगे उसमें पार्शियल मास न लेकर कंप्लीट मास लिखेंगे, ml इज इक्वल टू जे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो gh अपॉन l इज इक्वल टू जे। तो अगर कंप्लीट आइस ब्लॉक मेल्ट हो रहा है तो हम इस सिचुएशन का यूज करेंगे। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अप्रोक्स मैंने सारे के सारे देख लिए हैं कि किस तरीके से जूल्स कांस्टेंट या जूल्स लॉ पर एग्जाम्पल जो हैं वो आ सकते हैं। वो कोई भी एग्जाम्पल होगा तो हम सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू उसको कर लेंगे। जो अपने पास है वो है इस चैप्टर का मेन टॉपिक, जिसके ऊपर इस चैप्टर का नाम भी है कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री जो है उसी को हम अब पढ़ने के लिए अब तक के सारे प्रोसेस जो है, सारी टर्म्स जो है उनको पढ़ रहे थे। तो अब हम अपना मेन जो है वो स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का, कैलोरीमेट्री का बेसिक मीनिंग होता है कि आप हीट को मेजर कर रहे हो,
हीट को मेजर करना ही बोला जाता है कैलोरीमेट्री। होता क्या है कि आपके पास कोई भी दो बॉडीज हैं, चाहे वो दोनों सॉलिड हों, चाहे एक सॉलिड एक लिक्विड हो, या फिर दोनों ही लिक्विड हो। जब आपके पास कोई भी दो बॉडीज होती हैं, एक का टेम्परेचर दूसरे से अलग होता है। इसका हमने एज्यूम कर लिया टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, या एक लिक्विड और एक जो है वो सॉलिड भी हो सकता है। तो कैसे होगा कि जब भी किन्हीं दो बॉडीज को जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है उनको एक साथ मिलाया जाता है, इन दोनों को ही मान लो आपने एक ही कंटेनर के अंदर जो है वो मिला दिया, एक ही कंटेनर के अंदर मिलाएंगे तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो हीट रिलीज करता है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट को गेन करता है। तो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर के बेसिस पर हीट का इंटरचेंज होती है। हीट जो है वो एक रिलीज करता है, एक कोई भी बॉडी, और दूसरी बॉडी उसी रिलीज की गई हीट को गेन करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यानी इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, और यही प्रिंसिपल होता है कैलोरीमेट्री का। ना ही कोई फॉर्मूला, ना ही कोई और कुछ, केवल और केवल प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का क्या होता है, एक बॉडी जो हीट रिलीज कर रही है वो इक्वल टू होगा दूसरी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसके इक्वल। अब जैसे यहाँ पर हम एज्यूम करके चलें कि T1 जो है वो T1 जो है इसकी जगह हम लिख देते हैं TL। L का मीनिंग हो गया कि ये टेम्परेचर लो है, और यहाँ पर T2 की जगह हम काम में लेंगे TH। H का मीनिंग इस बॉडी का टेम्परेचर है हाई है। तो जब हम इन दोनों बॉडीज को एक कंटेनर के अंदर मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो हमने लिख लिया T मिक्स। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कितना होगा इसका पता हम लोग लगाएंगे। अब इसके लिए हम ये देखते हैं सबसे पहली बात कि हीट रिलीज कौन करेगा। हीट रिलीज कौन करेगा? तो हीट रिलीज कौन करेगा? जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है, यानी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी जो है वो हीट को रिलीज करेगी। और हीट को अब्जॉर्ब कौन करेगा? हीट को अब्जॉर्ब वो बॉडी करेगी जिस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम है। हीट अब्जॉर्ब कौन सी करेगी? लो टेम्परेचर बॉडी जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करेगी। ये बात अगर आपके ध्यान में है तो कैलोरीमेट्री जो है वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब अगर इसके अंदर हम बात करें, फर्स्ट चीज़ जो आपको है कि यहाँ पर अगर आपको मिक्सचर का टेम्परेचर की रेंज देखनी है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो सबसे पहली बात हम ये लिखते हैं कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर है T मिक्स, उसकी वैल्यू हमेशा लो टेम्परेचर वाली बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा और हाई टेम्परेचर वाली बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा। यानी T मिक्स की जो वैल्यू है, मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से, और टी मिक्सचर की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगी लो टेम्परेचर वाली बॉडी के टेम्परेचर से। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मिक्सचर का टेम्परेचर लो टेम्परेचर से ग्रेटर और हाई टेम्परेचर से लेस होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिक्स के अंदर लिख दें तो मैं बोलूँगा कि टी मिक्स जो है मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर से ग्रेटर और हाई टेम्परेचर से लेस होगा हमेशा। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर इन बॉडीज को, या जैसे आपके पास कोई दो सब्सटेंस है, उन दोनों को आप मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने पर केवल टेम्परेचर चेंज होता है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? हम ये लिख लेते हैं कि मिक्सिंग ऑफ टू substance when temperature change
व्हेन टेम्परेचर चेंज ओनली, यानी जब केवल और केवल टेम्परेचर ही चेंज होता है। तो जब केवल टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि फर्स्ट आपके पास कोई भी मिक्सचर है, फर्स्ट जो आपके पास मिक्सचर है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, फर्स्ट जो सब्सटेंस है, सॉरी, उस सब्सटेंस के लिए हम सारी वैल्यूज रख लेते हैं जो वैल्यूज हमें चाहिए। फर्स्ट सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो उसका हम मास जो है वो मास एज्यूम कर रहे हैं m1, और जो उसकी ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है, ग्राम स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं C1, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है, वो हम लिख रहे हैं T1। जो आपके पास सेकंड सब्सटेंस है, उस सेकंड सब्सटेंस के लिए हम लिख रहे हैं कि मास जो है उसका वो है m2, ग्राम स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो है C2, और उसका जो टेम्परेचर है वो है T2। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि T1 की वैल्यू T2 से क्या है, ग्रेटर है। T1 की वैल्यू T2 से क्या है, ग्रेटर है। तो क्या होगा, जब T1 की वैल्यू जो है वो T2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब कौन हीट को अब्जॉर्व करता है और कौन हीट को रिलीज करता है। तो हमने देखा है कि हीट रिलीज वो करता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और हीट अब्जॉर्व वो करता है जिसका टेम्परेचर लो होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। हीट रिलीज कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर हाई होगा। अगर केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जो हीट होती है, हीट रिलीज जो कर रहा है वो हीट रिलीज कौन कर रहा है, फर्स्ट सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर हाई है, और वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, लो टेम्परेचर वाला Q1 हीट रिलीज कर रहा है। तो हमने लिख दिया कि हीट रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन आएगा, और टेम्परेचर कितना डाउन आएगा, तो हम मिक्सचर का जो टेम्परेचर एज्यूम कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, वो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं टी मिक्स। तो टी मिक्स की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले हीट रिलीज, फर्स्ट सब्सटेंस हीट रिलीज कर रहा है तो जो हीट होती है उसे हम लिखते हैं एम सी, C1 है, M1 है, डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो सब्सटेंस है वो कब तक हीट रिलीज करेगा, वो तब तक हीट रिलीज करेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर T1 से ड्रॉप होकर कितना नहीं हो जाता, टी मिक्स नहीं हो जाता, इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा M2C2। और डेल टी की बात करेंगे तो ये कब तक हीट अब्जॉर्व करेगा, ये तब तक हीट अब्जॉर्व करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर कितना नहीं हो जाता, टी मिक्स नहीं हो जाता। यानी मैं लिखूंगा टी मिक्स माइनस T2। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि आपको वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव लेनी है, इक्वल टू कर रहे हैं तो वैल्यूज जो लेनी है हीट की वो पॉजिटिव लेनी है। क्यों, क्योंकि आपने जो हीट की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है उनको इन नामों से पहले ही डिसाइड कर दिया कि हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज से वैल्यूज आपको नहीं लेनी है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव आपको लेनी है। तो मुझे तो यहाँ से टी मिक्स की वैल्यू का पता लगाना है। तो टी मिक्स की अगर मैं वैल्यू का पता लगाऊं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिखूंगा M1C1T1 माइनस में M1C1T मिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, M2C2T मिक्स माइनस में M2C2T2। M1C2T2 M1C1T1 इन दोनों टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, इन दोनों को एक तरफ रखकर टी मिक्स की वैल्यू जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो जब अपने पास टी मिक्स का फॉर्मूला आएगा, वो टी मिक्स का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, M1C1T1 प्लस M2C2T2 अपॉन में M1C1 प्लस M2C2। ये आपके पास टी मिक्सचर का टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया।
ये फॉर्मूला जो है वो आप यूज करके मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके अंदर भी कंडीशंस होती हैं कि अगर आपको क्वेश्चन जो है वो सिंपल बना के दे रहा है, तो सिंपल कैसे बना के दे देगा? आपको केस फर्स्ट ऐसे बोल सकता है कि बॉडीज जो हैं वो सेम मटेरियल से बनी हुई है, यानी दोनों सब्सटेंस जो हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो जब दोनों का मटेरियल सेम होगा, इफ bodies are of same material, तो सेम मटेरियल का मीनिंग हो गया कि दोनों जो सब्सटेंस है वो एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, और एक ही मटेरियल से बने हुए हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ग्राम स्पेसिफिक हीट जो है उनकी वो इक्वल है। तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अगर C1 और C2 इक्वल हैं तो ऊपर से C कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी C कॉमन आ जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मिक्सचर के टेम्परेचर का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M1T1 प्लस M2T2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो क्वेश्चन को अगर सिंपल बना के दे रहा है अगला, तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि अगर सेम मटेरियल की बात करें तो उनकी ग्राम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सेम होगी। दूसरा आपको कैसे वो सिंपल बना के दे सकता है कि सेकंड के अंदर हम देखते हैं, आपको बोल दे कि दोनों जो बॉडीज हैं उनका मास जो है वो सेम है। दोनों बॉडीज जो हैं उनका मास जो है वो सेम है, यानी M1 और M2 जो हैं वो इक्वल हैं। अगर M1 और M2 इक्वल होंगे तो M ऊपर से कॉमन, नीचे से भी कॉमन, कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मिक्सचर का फॉर्मूला अपने पास बनेगा वो मिक्सचर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? C1T1 प्लस C2T2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपके पास मिक्सचर का फॉर्मूला बन जाएगा अगर दोनों सब्सटेंस का मास जो है वो सेम हो तो। अब थर्ड केस इससे और भी सिंपल, क्या वो ऊपर जो दोनों बातें हैं वो दोनों बातें इकट्ठी दे दे किसी क्वेश्चन के अंदर, कि दोनों जो हैं उनका मास भी सेम है और दोनों सेम ही मटेरियल की बनी हुई हैं, यानी C1 इज इक्वल टू C2। तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? तो मैं अगर M भी कॉमन आकर कैंसिल आउट कर दूं, C भी कॉमन लाकर कैंसिल आउट कर दूं, तो ऊपर बच गया केवल और केवल T1 प्लस T2 अपॉन में कितना बचेगा? अगर M और C की वैल्यू इक्वल है और M1 की और M2 की भी वैल्यू इक्वल है तो नीचे क्या बचेगा? केवल 2। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो दोनों सब्सटेंस के टेम्परेचर के सम के जस्ट हाफ की इक्वल हो जाएगा। तो मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन हो, जब लिक्विड को अगर कोई भी दो लिक्विड को मिक्स कर रहा है, यानी सेम फेज के अंदर वो मिक्स कर रहा है कोई भी दो सब्सटेंस को, यहाँ पर ध्यान रखना कि फेज चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल और केवल चेंज हो रहा है टेम्परेचर। तो जब केवल टेम्परेचर चेंज होता है तो हम किस तरीके से मिक्सचर का टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब जो थर्ड अपने पास है केस, तो उस थर्ड केस के अंदर हम देखते हैं कि जब अगर टेम्परेचर और फेज दोनों चेंज हो या केवल फेज चेंज हो जाए तो हम किस तरीके से मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो थर्ड जो अपने पास केस है वो थर्ड केस क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस व्हेन टेम्परेचर एंड फेज बोथ चेंज, बोथ चेंज, या फिर केवल फेज उसकी चेंज हो, वो हम किस तरीके से मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। इसका जो एक कॉमनली एग्जाम्पल होता है वो कॉमनली एग्जाम्पल क्या होता है कि आपके पास एक बकेट है और उस बकेट के अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर आइस है और कुछ क्वांटिटी के अंदर वाटर है। वाटर जो है वो कुछ क्वांटिटी के अंदर है और इसी के अंदर जो है वो आइस का एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर हम जो वैल्यूज काम में लेंगे वो हम पहले ही डिनोट कर लेते हैं कि वाटर का मास जो है वो कितना और लेटेंट हीट की वैल्यू जो है वो दोनों के लिए कितनी होगी, क्योंकि लेटेंट हीट यहाँ पर काम में आएगी, फेज चेंज होगा। तो हम क्या लिखते हैं कि सपोज
वाटर at temperature theta degree centigrade is mixed with ice at 0 degree centigrade at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले जो है वो होगा कि आइस विल मेल्ट, आइस विल मेल्ट, आइस का टेम्परेचर जो है, आइस की फेज जो है वो चेंज हो जाएगी, आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। देन इट्स टेम्परेचर rise to attain thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होगा? मेल्ट हो जाएगी आइस, मेल्ट होने पर जितनी हीट रिलीज होगी उससे ये जो सिस्टम है पूरा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब वाटर की वजह से जो वाटर का पहले अमाउंट है उसका भी टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाएगा, कुछ डिक्रीज हो जाएगा, और आइस जो है उसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब्ड। हीट रिलीज कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? वाटर का टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया हमने आइस का। तो सबसे पहले जो है वो हीट रिलीज कौन करेगा? हीट रिलीज करेगा ये वाटर, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। हीट एब्जॉर्व कौन करेगा? आइस जो है वो हीट को एब्जॉर्व करेगी और अपनी स्टेट चेंज कर देगी या अपनी फेज चेंज कर देगी। तो हीट रिलीज जो है वो कितनी होगी? तो अगर मैं वाटर का जो मास है वो mw एज्यूम कर लूँ, ठीक है, आइस का जो मास है वो mi एज्यूम कर लूँ, वाटर के लिए जो लेटेंट हीट है उसे Lw एज्यूम कर लूँ और आइस के लिए जो लेटेंट हीट है उसे Li एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पर, और जो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं Cw। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि हीट रिलीज कौन कर रहा है? तो हीट रिलीज कर रहा है वाटर। और कब तक रिलीज करेगा? तब तक रिलीज करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। तो मैं लिखूंगा कि टेम्परेचर कितना? MW जो हीट गिवन है वो, और कब तक ये हीट को रिलीज करेगा? जब तक कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। मिक्सचर का टेम्परेचर हम थीटा मिक्स से लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वाटर का टेम्परेचर थीटा डब्लू लिया है, इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब। हीट अब्जॉर्ब कौन करेगी? आइस करेगी। जब हीट अब्जॉर्ब करेगी तो सबसे पहला काम होगा आइस की स्टेट चेंज हो जाएगी। तो स्टेट चेंज होकर कितने, स्टेट चेंज होने के लिए जो एनर्जी, जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? ml प्लस में उसके बाद में इसका जो टेम्परेचर है, अब देखो ध्यान से देखना कि इससे जो वाटर बना, केवल आइस से जो वाटर बना है उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केवल उसी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसकी वजह से? इस टेम्परेचर की वजह से। तो मैं लिखूंगा कि इसी मास के वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कितना होगा? कब तक इंक्रीज होगा? जब तक कि वो इंक्रीज होता हुआ मिक्सचर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। इनिशियल टेम्परेचर जब ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस से वाटर के अंदर तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 0। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें थीटा मिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर थीटा मिक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर हमें मिलेगा वो मिक्सचर का टेम्परेचर मिल जाएगा m वाटर थीटा वाटर माइनस m आइस L आइस अपॉन में C ऑफ वाटर अपॉन में MW प्लस MAI, ये हमें मिक्सचर का टेम्परेचर मिल जाएगा। जब आपके पास एक सब्सटेंस तो हो सॉलिड, दूसरा सब्सटेंस हो लिक्विड।
अब इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के केस आ सकते हैं। जैसे आपको सिंपल करके बोल दे केस फर्स्ट क्या बोल दे कि mw और mi की वैल्यू, यानी जो वाटर का मास है और जो आइस का मास है वो दोनों सेम है। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो थीटा मिक्स यानी जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, mw mi कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच गया थीटा w माइनस एल आई अपॉन सी डब्ल्यू अपॉन में 2। ये मिक्सचर का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। ये मिक्सचर का टेम्परेचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब एक आइस हो और दूसरा वाटर हो। अब ये जो अपने पास था कंप्लीट थर्ड तक हमने पढ़ा, ये कंप्लीट अपने पास प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि कौन हीट को एब्जॉर्व करेगा, कौन हीट को रिलीज करेगा। आपको केवल यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सा सब्सटेंस हीट को रिलीज कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, और इसी के बेसिस पर आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल यही ध्यान में रखना है कि हीट रिलीज कौन कर रहा है और हीट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है या उसकी स्टेट भी चेंज या फेज भी चेंज हो रही है। इसके बेसिस पर आप कैलोरीमेट्री के किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। हम जब इसके सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड के अंदर तो हम पूरी चीज़ें जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे।